Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we start our CS 401 book जिसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज है। सबसे पहले सॉरी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज होता क्या है। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्टली विद द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ठीक है, computers hardware like keyboard peripheral devices, these are called hardware devices, ठीक है, which can be touch। तो ये वो लैंग्वेज है, ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है असेंबली लैंग्वेज कि ये रीडेबल बाय ह्यूमंस हो, कि ह्यूमंस भी इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो सबसे पहले जो एक कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रोसेसर, मेमोरी और कुछ आईओ डिवाइसेस मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर कंसिस्ट होता है। अब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो एक्सटर्नल वर्ड के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, और जो कि प्रोसेसर जो होता है वो हमारे पास जो कोर है मतलब कि प्रोसेसर जो है वो एक सीपीयू के अंदर लगा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा होता है। ठीक है, प्रोसेसर प्रोसेस करना। ठीक है, उसके बाद जो मेमोरी है हमारे पास, अब मेमोरी क्या है? द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी फेयरली डिस्क्राइब विद प्रोसेसर एंड मेमोरी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमारा जो सारा डाटा है वो कंप्यूटर का वो एक मेमोरी में स्टोर किया हुआ था। अब मेमोरी जो है वो एक डम डिवाइस है। यहाँ पर ये एमसीक्यूज आ जाता होता है कि मेमोरी क्या एक डम डिवाइस है, कि अगर हम इफ़ वी ओनली वांट टू रीड द डाटा नॉट राइट, अगर हमने डाटा रीड करना है राइट नहीं करना है तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म चलता होता है मेमोरी को बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देयर मस्ट बी अ मैकेनिज़्म टू इन्फॉर्म memory that we want to the read operation। there must be a mechanism to जिसमें हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमने एलिमेंट को रीड करना है, कौन से एलिमेंट को राइट करना है, हमने कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, रीड ऑपरेशन यूज़ करना है, राइट ऑपरेशन यूज़ करना है, और फिर हमने यहाँ बताना होता है कि हमने कौन से एलिमेंट को रीड करना है, कौन से एलिमेंट को राइट करना है। और फिर वो भी हमारे पास एक और मैकेनिज़्म भी होता है जिसमें हम अपना डाटा एलिमेंट जो है मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कुछ 3 बसेस हैं हमारे पास, डाटा बस, कंट्रोल बस और एक और बस है वो हमारे पास है डाटा बस, कंट्रोल बस और उसके बाद एक और एड्रेस बस। ये 3 बसेस हैं हमारे पास। ठीक है, उनको एक एक करके हमने यहाँ पर पढ़ना है। बेसिकली एड्रेस बस हमारे पास कौन सी बस होती है? एड्रेस बस वो बस होती है जिसमें हमने बताना होता है कि हमने कौन सा डाटा जो है वो रीड करना है या कौन सा डाटा जो है वो हमने राइट करना है। ठीक है, और दूसरा जो है वो डाटा बस है जिसमें हमारे पास डाटा होता है, डाटा कंसिस्ट किया होता है। ठीक है, द डाटा बस इज यूज टू मूव द डाटा फ्रॉम द मेमोरी टू द प्रोसेसर इन अ रीड ऑपरेशन एंड फ्रॉम द प्रोसेसर टू मेमोरी इन अ राइट ऑपरेशन। One line of the bus is used to inform the memory about whether to do the read operation or the write operation. These lines are called control bus. अब कंट्रोल बस पर हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? हम अपना रीड ऑपरेशन करते हैं या राइट ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हमने पैगाम देना होता है, हमने बताना होता है कि हम यहाँ पर रीड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं या राइट ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, द एड्रेस बस, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है कि एड्रेस बस जो है वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एड्रेस है वो हमारे पास प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ ट्रैवल करता है। याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, और मेमोरी हमारे पास डम डिवाइस है क्योंकि इसमें प्रिडिक्ट नहीं करता कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना टाइम चाह रहा है, क्या चाह रहा है। ठीक है, डाटा जो है वो मूव करता है प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ भी। तो जो डाटा हमारे पास जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल बस है और जो एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शनल बस है, क्योंकि डाटा जो है वो मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ भी जाता है और प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी आता है। तो डाटा बस बाई डायरेक्शनल है और एड्रेस बस हमारे पास यूनी डायरेक्शनल बस है। और कंट्रोल बस हमारे पास वो बस होती है जिसमें हमने बताना होता है कि वेदर वी वांट टू रीड ऑपरेशन, वेदर वी वांट टू राइट ऑपरेशन। अब यहाँ पर ना आगे कुछ एक आपके पास एक डायग्राम दी गई है, उसकी मदद से हम अच्छे तरीके से समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तीनों बसेस के अबाउट है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारे पास प्रोसेसर है, ये हमारे पास मेमोरी है और ये हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, साउंड कार्ड, वेदर जो भी है। ठीक है, अब डाटा बस जो है वो डाटा बस हमारे पास यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, जबकि जो एड्रेस बस है वो हमारे पास यूनी डायरेक्शनल बस है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल के जो मेमोरी होती है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रही होती है, जिसमें हमारे पास जो सेल हैं
और जो हमारे पास उसका डाटा है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा होता है, वो यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो रहा होता है कि ये हमारे पास क्या है, ये एड्रेसेस हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 0 1 2 3, हमारे पास क्या है, एड्रेसेस हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा पड़ा बना, ये हमारे पास इसके सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये आपको पता है कि हम जो 8 बिट्स होते हैं उसको हम 1 बाइट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में भी कहा गया है कि एक बिट जो 8 बिट्स जो हैं वो इक्वल्स होती हैं 1 बाइट के। तो हर मेमोरी सेल जो है उसको बाइट कहते हैं। वन मेमोरी सेल जो है, एक मेमोरी सेल जो है उसको हम बाइट कहते हैं। और हर बाइट जो है वो बाइनरी नंबर से आइडेंटिफाइड की जाती है और उस बाइनरी नंबर को हम एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये एड्रेसेस हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेमोरी में कुछ इस तरह से हमारे पास सेल्स और ड्रेसेस पड़े होते हैं जो कि हमें एक शेल्फ के टाइप दिखते होते हैं, कबर्ड टाइप दिखते होते हैं, जिसमें एक बाय वन करके हमें हर एक पीस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। हर एक सेक्शन नज़र आ रहा होता है, हर एक सेल नज़र आ रहा होता है, हर एक एड्रेस नज़र आ रहा होता है। तो जब भी हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पैगाम देना है कि मुझे ज़ीरो जो एड्रेस है ना, मुझे वो चाहिए, उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है, उसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है, मुझे वो चाहिए। तो ये जो हमारे पास, ये हमारे पास एड्रेस है, ये हमारे पास एड्रेस है और इसके अंदर जो है ये हमारे पास क्या है, सेल्स हैं, मेमोरी सेल, ठीक है। अब ये जो एड्रेस जो है वो हमारे पास कहाँ पर रखा जाएगा, ज़ीरो जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा एड्रेस बस पर, ठीक है। ज़ीरो जो है वो यहाँ पर प्लेस होगा और कंट्रोल बस को कहा जाएगा कि आपने राइट ऑपरेशन करना है कि रीड ऑपरेशन करना है। जी हमने राइट ऑपरेशन करना है, तो ये पैगाम जो है पेरिफेरल डिवाइसेस से प्रोसेसर की तरफ जाएगा और वो मेमोरी में जो भी हमारे पास जो डाटा होगा वो हमें डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर पहले फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग, हम यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं कोई सा भी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं हम ना डाटा राइट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है पहले डाटा, यहाँ पर डाटा फिल किया जाएगा डाटा बस में, और कंट्रोल बस में पैगाम दिया जाएगा कि राइट ऑपरेशन हो रहा है और एड्रेस बस में उसका एड्रेस क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो जो 0 था या 2 था या 1 था उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको यहाँ पर एड्रेस बस में प्लेस कर दिया जाएगा और इस तरह से पैगाम दिया जाएगा प्रोसेसर को कि ये मेमोरी जो है, मेमोरी में इस एड्रेस का पड़ा हुआ डाटा जो है वो हमें डिस्प्ले कर दें, तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम हाईलाइटेड हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं जो बुक में हैं। ओके, ये ही सेम ऊपर एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हमने अपने सर्वेंट को कहा है कि वो एक बुक लेकर आए 5th फ्रॉम द टॉप, उसने इस तरह से लोकेशन बताई है कि ऊपर से 5वीं पोजीशन पर जो बुक पड़ी हुई है ना वो तुम लेकर, लेकिन सर्वेंट जो है वो अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता जाता, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो आप जब उसको कहोगे ना पहले ऊपर वाली 5वीं पोजीशन पे, मतलब 5th पोजीशन पे पड़ी होगी, तो वो आपको जाएगा और शेल्फ में से 5th पोजीशन, ऊपर वाली 5th पोजीशन में से आपको एक बुक लाकर दे देगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमने वो एक डम मैन था जिसको कुछ समझ नहीं थी। इसी तरह मेमोरी भी क्या होती है, डम ही होती है, ठीक है। आपने उसको इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी, आपने उसको इंस्ट्रक्शंस इस तरह से दी कि आप वो एक अनएजुकेटेड सर्वेंट भी ऊपर ऊपर से 5वीं बुक आपको ला के दे दी। इसी तरह जो मेमोरी है वो आप एड्रेस लिखेंगे और इस तरह से आपको वो फेच करके ला के रिजल्ट आपके हाथ में दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या, प्रिसीजन जो है वो वेरी वेरी इन्वॉल्व होती है। प्रिसीजन इज इन्वॉल्व एंड ओनली नंबर्स आर प्रिसाइज इन दिस वर्ल्ड। 1 विल ऑलवेज बी 1 एंड 2 जो है वो 2 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह 3 है 3 रहेगा। सो विल टेल इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑन द एड्रेस बस विच इज़ नीड बट विच इज़ नीडेड आउट और से दैट 2000 सेल्स इन द होल मेमोरी, कि हमारे पास एक होल मेमोरी में 2000 सेल्स हैं और फिर हम बताएंगे कि उस सेल में से हमें कौन सा सेल चाहिए जो कि हम एड्रेस बस पे उसका डाटा लिख देंगे। बाइनरी नंबर जो है फिर एड्रेस बस पर बना दिया जाएगा, जैसे कि 2 है उसका बाइनरी नंबर जो है वो एड्रेस बस पर लिख दिया जाएगा और जो एड्रेस बस है वो मेमोरी लोकेशन पर जाएगी और हमें जो डाटा है वो लाकर दे देगी। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि द नंबर ऑफ बिट्स इन अ सेल, नंबर ऑफ बिट्स को हम सेल विड्थ कहते हैं। द 2 डायमेंशंस, हमारे पास इसमें 2 डायमेंशंस होती हैं, सेल विड्थ होती है और नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। सेल विड्थ और नंबर ऑफ सेल्स को डिफाइन द मेमोरी कंप्लीट, जैसे कि सेल विड्थ और नंबर ऑफ सेल्स ये हमारी मेमोरी को कम्प्लीटली डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक वॉल की विड्थ होती है और डेप्थ होती है जो कि एक वॉल को डिफाइन करता है कम्प्लीटली, जैसे कि वो कितनी फीट या कितनी फीट इसकी विड्थ है और कितनी फीट इसकी डेप्थ है, तो उस तरह से वॉल की चौड़ाई गहराई को अच्छी तरह से नापता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन है वो क्या बताती है कि हाउ मैनी पैरेलल बिट्स आर देयर इन अ सिंगल मेमोरी,
जो हमारे पास पहली डायमेंशन है सेल विड्थ जो है या नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास कितने पैरेलल बिट्स हैं सिंगल मेमोरी सेल में, और द मेमोरी इज कॉल्ड 8 बिट्स और 16 बिट्स फॉर दिस रीजन दिस इज द साइज दिस इज ऑल्सो द वर्ड साइज ऑफ द मेमोरी। ठीक है, द मेमोरी सेल कैन नॉट बी वाइडर देन द विड्थ ऑफ द बस। डाटा बस ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि जो मेमोरी सेल है वो वाइडर नहीं होता किससे, width of the data bus से। best and simplest operation requires the same size of data bus and memory cell width। ओके उसके बाद प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या है कि प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल बस। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जिस तरह एक सुनने वाले को सुनने वाले के लिए बात करने वाले की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे पास कंट्रोल बस में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बताएं कि आपने रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान में। Sending the appropriate signal on the control bus to the memory so is of the processor। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोसेसर की। कंट्रोल बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए कि राइट करना है कि रीड करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि when peripheral want to talk to the processor when the processor was not expecting them to speak, special lines in the control bus are used। The information is such signals is usually to indicate the incapability of the peripheral to do something for the moment। For this reason, the control bus is bidirectional bus and can carry information from processor to memory as well as memory to processor। उम्मीद जी, तो अब हमने देखना है रजिस्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम अपना ज़रा देखते हैं कि क्यों हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत महसूस हुई। कंप्यूटर का काम क्या होता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, और ऑपरेशंस के लिए ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है ना हमारे पास 4x + 3x 2x, ठीक है, जब तक उसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का निशान ना लग जाए तो हमें पता नहीं होता कि हमने इस इक्वेशन को क्यों सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है आखिर हमने इस इक्वेशन में। तो ऑपरेशंस के अंदर ऑपरेंड्स भी यही किरदार अदा करते हैं। ठीक है, ऑपरेंड्स आर द डाटा ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशंस कंसीडर दिस और एडिशन ऑपरेशन है। अब उस वक़्त ये रजिस्टर की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई जब हम 3 + 5 करते थे तो हमारा डाटा जो है वो 8 स्टोर हो जाता था। लेकिन अगर मैं इस 8 में मज़ीद 4 प्लस करना चाह रही हूँ तो हमारे पास ये जो डाटा है पीछे डिलीट हो जाएगा और अगेन हमारे पास 4 ही आएगा। 4 समझ लें या 9 समझ लें। ठीक है, तो मकसद यहाँ पर रजिस्टर का इसलिए महसूस हुआ कि अगर हमने मोर देन 1 ऑपरेशंस या मोर देन 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो जो डाटा है पिछला 2 ऑपरेशंस का वो हमारे पास रजिस्टर्स में सॉल्व हो जाए। ठीक है, ताकि अगर हमने उसमें किसी और भी नंबर को ऐड करना है तो वो पीछे जो रजिस्टर्स में सेव डाटा है वो हमारे काम आए और उसी में हमारा जो डाटा है वो प्लस होकर हमारे पास आउटपुट आ जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं कि देयर रजिस्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर आर टेम्परेरी स्टोरेज प्लेसेस इनसाइड द प्रोसेसर्स कॉल्ड रजिस्टर्स। ठीक है, टाइनी स्टोरेज प्लेसेस होती हैं प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर, उनको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, नाउ वन ऑपरेंड कैन रीड इन अ रजिस्टर एंड एडिड इन द अदर। वही जो मैंने आपको समझाया कि फॉर एग्जांपल 3 + 5 जो है वो हमने किया 8 आ गया। अब मुझे मज़ीद इसमें 2 ऐड करना है तो जो 3 + 5 का डाटा जो 8 आया है वो रजिस्टर में प्लेस हो जाएगा और प्लस अगर मैं 2 करूँगी तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्स जो है वो हमारे पास क्या है, आर लाइक अ स्क्रैच पैड रैम है जो कि प्रोसेसर के अंदर होते हैं। सीपीयू जो रजिस्टर्स होते हैं उनके ऑपरेशंस जो हैं वो मेमोरी सेल के बराबर ही होते हैं। जो मेमोरी सेल है वही हमारे पास रजिस्टर भी उसी तरह का किरदार अदा करता है। ठीक है, ओके दे जैसे मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस होते हैं इसी तरह रजिस्टर्स के भी कोई ना कोई एड्रेस होते हैं, कोई ना कोई लोकेशन होती है। ठीक है, दे हैव प्रिसाइज लोकेशन एंड रिमेंबर व्हाट इज प्लेस्ड इनसाइड देम, और उनको पता होता है कि उनकी लोकेशन के अंदर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। दे आर यूज्ड व्हेन वी नीड मोर देन वन डाटा एलिमेंट इनसाइड द प्रोसेसर, और ये रजिस्टर्स तब इस्तेमाल होते हैं जब हमें डाटा प्रोसेसर जब हमें एक ही वक्त में एक से ज़्यादा डाटा एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेमोरी इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स बट द नंबर सेल्स इज़ लार्ज। मेमोरी जो है वो एक लिमिटेड है लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास वेरी स्मॉल इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, देयरफॉर अ वेरी स्कार्स एंड प्रीवियस रिसोर्स रजिस्टर्स आर मोर देन वन इन नंबर। जब रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास एक से ज़्यादा तादाद में आ जाए
तो हमें उनका कोई ना कोई नेम जो है वो प्लेस करना पड़ता है, जैसे कि R0, R1, R2 एंड अदर्स नेम लाइक A, B, C। अब यहाँ पर एक नोमेनक्लेचर आ जाता है कि नेमिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है रजिस्टर में, जब हमारे पास कुछ तादाद में रजिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द नोमेनक्लेचर ऑफ द पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। हर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने रजिस्टर्स को अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग के मुताबिक जो है उनको नेम असाइन करते हैं, जैसे कि एक्स जो है वो स्टैंड करता है इंडेक्स रजिस्टर के लिए, ठीक है। This is also inform us that there are special function of registers as well, some of which are closely associated to the particular architecture, ठीक है। अब वो जो नेम है वो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर है उसको मतलब कि उसकी शक्ल को उसको बता रहा होता है कि ये हाँ ये इंडेक्स रजिस्टर का हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर डू नॉट होल्ड डाटा, इंस्टेड दे आर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ डाटा, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर जो है वो डाटा को होल्ड नहीं करते बल्कि एड्रेस ऑफ डाटा को होल्ड करते हैं। There are other functions as well as, and the whole spectrum of the register's functionality is quite large. However, most of the details will become clear as the registers of the Intel architectures are discussed in detail. तो कुछ इंटेल आर्किटेक्चर में हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उनके नेम बिलो आ रहे हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर। देयर इज अ सेंट्रल रजिस्टर इन एवरी प्रोसेसर कॉल्ड एक्यूमुलेटर। हर प्रोसेसर के अंदर कोई ना कोई सेंट्रल रजिस्टर जरूर होता है, उसको हम एक्यूमुलेटर का नेम देते हैं। अब एक्यूमुलेटर का काम क्या है कि वो मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। जो द वर्ड साइज ऑफ प्रोसेसर इज डिफाइंड बाय द विड्थ ऑफ एक्यूमुलेटर। प्रोसेसर का वर्ड साइज जो है वो एक्यूमुलेटर की विड्थ से मालूम किया जाता है। अगर हमारे पास 32 बिट प्रोसेसर है तो उसका एक्यूमुलेटर भी 32 बिट्स ही होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारे पास आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है, कि अगर हमने अपना एक असेंबली प्रोग्राम जो है वो इंटेल आर्किटेक्चर के लिए लिखा है तो वो किसी और आर्किटेक्चर पर रन नहीं होगा। हमने CS101 में भी पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करती है आर्किटेक्चर पर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम अगर आप इंटेल आर्किटेक्चर के लिए बना रहे हैं तो उसका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेल पर ही रन होगा। अगर आप उसको किसी आर्किटेक्चर पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी रन नहीं होगा। मशीन डिपेंडेंट है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज हमारे पास क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। और जाहिर सी बात है जब हम मशीन असेंबली लैंग्वेज अगर हम इंटेल आर्किटेक्चर के लिए बना रहे हैं तो किसी और आर्किटेक्चर पर रन नहीं होगा, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, द नेम वेरीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, लेकिन जो बेसिक इसकी डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है कि ये भी डाटा को होल्ड नहीं करता, मतलब कि डाटा के इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं करता लेकिन डाटा के एड्रेस को होल्ड करता है, जैसे कि एक्यूमुलेटर करता था। अब यहाँ पर इसमें एक लूप चलती है जिसमें जीरोइंग एलिमेंट्स इन एन अरे, जो 0 से लेकर 10 एलिमेंट्स जो लोकेट होते हैं मेमोरी सेल्स में, वो तमाम के तमाम लूप की मदद से चलते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से चलते हैं, आइए एक तस्वीर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एड्रेसेस हमारे पास लिए गए हैं। अब इस एड्रेस की लोकेशन 0 के नाम से होगी, इसकी 1 के नाम से होगी, इसकी 2 के नाम से होगी। एज वी नो डैट कि जब भी हम आइट्रेशन का प्रोसेस लगाते होते हैं, लूप चलाते होते हैं, तो लूप का फॉर्मूला क्या होता था, लूप हम किस तरह से लिखते होते थे, आई प्लस प्लस लिखते थे ना, और आई जो होता था वो हमारे पास पहले 0 के बराबर होता था। तो ये जो एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक हमारे पास 10 ना आ जाए, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन 10, जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक ये हमारे पास जो लूप है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि सबसे पहले आइट्रेशन जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और लूप का जो आइट्रेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास 10 तक चलेगा, और इस तरह से हर मेमोरी एड्रेस जो है वो रन होगा, ठीक है, प्रोसेस होता जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास करंट जो हमारे पास एड्रेस होता है ना वो इंडेक्स रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। द इंडेक्स रजिस्टर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डाटा, इसमें डाटा का एड्रेस होल्ड होता है, डाटा नहीं होता, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर में। आजकल के जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उसमें एक्यूमुलेटर और इंडेक्स रजिस्टर्स दोनों ही इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर में लॉजिक ऑपरेशंस भी रन होते थे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी रन होते थे, लेकिन जो हमारे पास पॉइंटर इंडेक्स बेस्ड रजिस्टर्स हैं उसके अंदर वो हमारे पास लूप का भी प्रोसेस चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लैग रजिस्टर्स और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। फ्लैग रजिस्टर्स का क्या है, एक जो हमारे पास पॉइंटर बेस्ड इंडेक्स रजिस्टर्स होते थे उसका हम एड्रेस पकड़ते थे
और जो है वो हमारे पास एक कंप्लीट जो वैल्यू है वो मेमोरी सेल जो है वो हमारे पास लोकेट हो जाता था। अगर हम एड्रेस लिखते थे तो मेमोरी सेल कंप्लीट आ जाता था ना, लेकिन फ्लैग में इस तरह से नहीं होता। फ्लैग मेमोरी में आप मेमोरी सेल के अंदर से एक बिट भी उठा कर ले सकते हैं, इंडिविजुअली ले सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल registers in every architecture called flag registers or the program status word. Like accumulator, it is 16, 88, 16 and 32 bits. But unlike that, accumulator is meaningless as a unit. Rather, the individual bits carry different meanings. The bit of accumulator work in a parallel as a unit, and each bit means the same thing. और हर bit का एक ही मतलब होता था। लेकिन फ्लैग रजिस्टर में हर बिट जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली वर्क करती है। अब इसकी तरफ आते हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक कंप्लीट बिट है, एक बाइट दिया गया है, 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट ना। तो ये हमारे पास इस मेमोरी का एड्रेस है। ये फ्लैग रजिस्टर में हर मेमोरी सेल का मतलब हर बिट का अलग-अलग मतलब है, हर बिट का अलग-अलग फ्लैग है। तो सबसे पहले हमारे पास कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, सॉलिड फ्लैग, जीरो फ्लैग, ठीक है। और मजीद इसी तरह से और फ्लैग है, आप गूगल से पिक निकाल के देखें मेमोरी फ्लैग मेमोरी की, ठीक है, फ्लैग रजिस्टर। तो आपको एक कंप्लीट इस तरह से एक टेबल शो होगा जिसमें तमाम फ्लैग्स के नेम लिखेंगे। आपने निकाल के लाजमी देखना है ताकि आपको पता चले कि कितने फ्लैग्स के नेम्स हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कैरी फ्लैग का ही नेम है कि अगर हमने यहाँ से एक फ्लैग कैरी फ्लैग उठाना है ना, तो हम सिर्फ कैरी फ्लैग का ही बिट उठाएंगे, इंडिविजुअली एक पूरा यूनिट नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर इस फ्लैग रजिस्टर का ये काम है, या इसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का नाम मतलब क्या है, नाम से पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन देना, किसी चीज़ के अबाउट इंस्ट्रक्शन देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो होनी होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरह से ट्रांसलेट की जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, वो आपके पास जब तक उसके अंदर ऑपरेंड्स ना लगने, प्लस माइनस के, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के, तब तक हमें नहीं पता चलता कि उस इक्वेशन में हमने करना क्या है। तो एज इट यहाँ पर भी यही बात की गई है कि जब तक हमने एक प्रोग्राम लिख दिया और हमने तब तक बताया नहीं है कि इसमें ऐड होना है, तो वो हमें नहीं पता चलेगा। इसी तरह कंप्यूटर भी हर इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है, चाहे वो ऐड ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो ऐड का वर्ड ही क्यों ना, उसको भी ट्रांसलेट करता है। ऑल द ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस इन encapsulation in construction is a higher level language and translate down to a just number in assembly language. In the addition, multiplication, shifting, all big programs are made by these simple building blocks. A number is at bottom line since this is the only thing a computer can understand. इंस्ट्रक्शन जो है उसकी पोजिशनल रिलेशनशिप है, जिसमें जो होल लॉजिक है वो डिपेंड करता है पोजीशनिंग के ऊपर। इफ़ अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट, अगर कंप्यूटर ने पांचवें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है जबकि उसने फर्स्ट के बाद 5 के बाद करना है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। The processor should ensure this ordering of instruction. A special register exists in every processor called program counter or instruction pointer that ensures this ordering. The program counter holds the address of the next instructions to be executed, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसको एग्जीक्यूट करने वाला एड्रेस जो होता है वो अपने अंदर स्टोर रखता है। जैसे कि 0 के बाद अगर 1 एग्जीक्यूट होनी है ना, तो प्रोग्राम काउंटर में कौन से एड्रेस होगा, 1 एड्रेस होगा। और 2 के बाद 3 होने हैं ना हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, तो प्रोग्राम काउंटर में 3 इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आने वाली होती है वो प्रोग्राम काउंटर में उसका एड्रेस पड़ा होता है। अब यहाँ पर एक और ऑप कोड की डेफिनेशन क्या है। ऑप कोड हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होना है, लेकिन इस 152 प्रोसेसर के लिए हमने यहाँ पर एक ऐड इंस्ट्रक्शन डाली है कि 152 मस्ट बी एडेड, ठीक है। तो ये हमें नंबर बताएगा कि इसने ऐड होना है, ठीक है, इसके ऑपरेंड्स कौन से हैं, इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होना है। तो इसको हम 152 को हम इस वाले नंबर को क्या कहेंगे, ऑप कोड कहेंगे, ठीक है। जो पॉइंटर है वो मूव करेगा एक ऑप कोड से दूसरे ऑप कोड की तरफ, मतलब आगे वन ऑप कोड टू द नेक्स्ट, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता चला जाता है। When we say that add is closer to the programmer's thinking, this is the basic motive of adding more and more translation layers up to the higher level language like C++, Java, Visual Basic. These symbols are instruction mnemonics
Therefore the mnemonics add A to B conveys more information to the reader. अब ये हमारे लिए पढ़ना आसान है कि ऐड का मतलब क्या है, प्लस करना, जमा कर देना, ठीक है। इसी तरह जो कंप्यूटर है वो उस ऐड को अपने मुताबिक जो है, अपने हायर लेवल लैंग्वेज के मुताबिक, लो लेवल लैंग्वेज के मुताबिक उसको ट्रांसलेट कर देगा। Therefore the mnemonics add to AB conveys more information to the reader. The dumb translation that will convert these mnemonics back to the original of course is a key program to be used throughout this course and is called the assembler. उसके बाद अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ग्रुप आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में से मुराद क्या है कि वो ग्रुप्स जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कभी कभी यूज़र्स जो हैं अपने आसानी के लिए डिफरेंट नेम्स ऑफ वर्ड्स यूज़ करते होते हैं जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं। कभी कभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो निमोनिक्स यूज़ कर लेते हैं डाटा मूवमेंट के इंस्ट्रक्शंस के लिए, जैसे कि मूव या उन्होंने कह दिया लोड या स्टोर, ठीक है। लेकिन इन सबको एक सेट का नेम दे दिया गया, इन सबको एक सेट में जॉइन कर दिया गया है, ग्रुप कर दिया गया है, ये ग्रुप बना दिया गया है इन इंस्ट्रक्शंस का, जिससे कंप्यूटर जो है वो आसानी से पढ़ सके, समझ सके। तो उसके कुछ नीचे हमारे पास ग्रुप्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, डाटा को मूव करने की इंस्ट्रक्शन। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर क्या है कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू मूव डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। These places can be registers, memory or even inside peripheral devices. For example, जैसे कि एग्जांपल्स है, हमने मूव करना है इसको AX BX, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि जब भी कोई हम डाटा इंस्ट्रक्शन जो है, डाटा जो है जब हम कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करते हैं तो वो मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है, ठीक है। मेमोरी में, रजिस्टर्स में और भी रैम में जाकर सेव हो जाता है। तो उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो कि इनको परफॉर्म करती हैं, किनको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को, एक्सोर और नॉट एंड वगैरह को सॉल्व करती हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि वो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि हम अपना C++ में प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें हम आइट्रेशन की लूप चलाते हैं, फोर लूप चलाते हैं, वाइल लूप चलाते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज और C++ सेम तो नहीं है। C++ हमें समझ आती है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो वो है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। लेकिन नियरली ह्यूमन के अंडरस्टैंड में भी आती है, लेकिन ज़्यादातर कंप्यूटर ही समझता है उसको। लेकिन यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपने कंपेयर करना है AX और ज़ीरो की वैल्यू को, ठीक है। आपने कंपेयर करना है AX और ज़ीरो की वैल्यू को। अगर तो कंपेयर में हमारा आंसर ट्रू आ जाता है, ठीक है, अगर AX बड़ा है तो ज़ीरो आ जाएगा, मतलब ट्रू आ जाएगा। जब आंसर ठीक होगा तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, और जब आंसर फॉल्स होगा तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और वो कह रहा है कि अगर कुछ भी नहीं है इन दोनों में से तो जी जंप कर जाओ, कहाँ जंप कर जाओ, 1 2 3 4 पर। तो ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं ना, प्रोग्राम को कंट्रोल करने की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि अगर ट्रू आ गया तो 1, अगर फॉल्स आ गया तो 0, अगर कुछ भी नहीं है तो तुमने जंप कर जाना है 1 2 3 4 पर। तो ये यहाँ पर कहा गया कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वही होती हैं जो हमें प्रोग्राम में दी गई हैं, और कंस्ट्रक्शन और उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्रोसेसिंग हमारे प्रोग्राम की होगी, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस रन आफ्टर द वन अदर विद द हेल्प ऑफ दिस रजिस्टर। वी कैन से दैट द instructions are tied with one another. In some situations, we don't want to follow this implied path and want to eat the order of the process to break its flow. वो यही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर इस इक्वेशन जो है फॉर एग्जांपल ट्रू आ गई है और वो चाह रहा है कि 1 2 3 4 पर जंप कर दो, तो अगर इक्वेशन ट्रू आ रही है देन वो 1 पर जंप कर जाएगा, और अगर फॉल्स आ रही है तो वो 9 पर जंप कर जाएगा। तो ये भी एक फ्लो ही आ रहा है इंस्ट्रक्शन का। जैसे हम C++ में अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, इसी तरह असेंबली लैंग्वेज में भी एक प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो कि स्पेशल होती हैं प्रोग्राम के लिए। Another group called special instructions work like special service commandos. They allow changing specific processors' behaviors and are used to play with it. They are used rarely but are certainly used in meaningful program. For example, यहाँ पर ये CLI का मतलब है clear screen और STI का मतलब है set, ठीक है। तो यहाँ पर कमांडोज का मतलब क्या है, जैसे एक कमांडोज हैं उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है ज़िंदगी से हटके, मतलब आम ज़िंदगी से, आम दिनों से हटके कमांडोज जो होते हैं या आम सर्विसेज से हटके कमांडोज की सर्विसेज जो हैं वो अलहदा होती हैं। तो इसी तरह स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं वो हमारे पास अलहदा सर्विस, हमें एक स्पेशल सर्विस मुहैया करती हैं। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कहते हैं जैसे हमारे पास
ऊपर हमने पढ़ा था इसके अबाउट, जो कि चेन था जिसमें हम अपना देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम जंप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को स्पेशल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप यहाँ पर क्लियर कर दें स्क्रीन को, आप यहाँ पर सेट कर दें स्क्रीन को। तो जैसे जैसे हम आगे अपना पढ़ते जाएंगे इसके अबाउट, फ्लैग्स के अबाउट, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डीप भरती जाएगी, ज़्यादा हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पर बात हो क्या रही है, फ्लैग्स होते क्या हैं। ठीक है, अब हमने पहले भी हमने बात की थी कि असेंबली लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि जो सी प्लस प्लस जावा है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। तो बहुत फ़र्क आ जाता है कि जब हम एक असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं इंटेल के लिए तो वो प्रोग्राम और होता है। अब हम एडीएम के लिए लिखेंगे तो उसका प्रोग्राम अलहदा होगा, मोटरोला के लिए लिखेंगे तो उसका प्रोग्राम अलहदा होगा। अब हमने जो आगे प्रोग्राम्स पढ़ने हैं ना असेंबली लैंग्वेज के लिए, वो इंटेल IAPX88 आर्किटेक्चर के मुताबिक बने होंगे। ठीक है, अब इसके अबाउट ही नीचे हमारा बताया गया है इंटेल IAPX88 आर्किटेक्चर के अबाउट। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या कहा गया है कि IBM PC based on Intel architecture because of its wide availability, because of free assemblers and debuggers available for it, because of its wide use in variety of domains. However, the concepts discussed will be applicable on any other architecture, just the mnemonics of the particular language. निमोनिक्स हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, जैसे हम एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपने यहाँ पर जब आप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करते हैं तो वो उनमें निमोनिक्स हमारे पास निकले थे। ठीक है, जब हम अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं ना, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और मज़ीद ग्रेटर है, इक्वल है, कोई हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये सब कुछ निमोनिक्स में आ जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर लैंग्वेज विल बी डिफरेंट. Technically, in IAP, X88 stands for Intel Advanced Processor Extension 88. It was very successful processor, also called 8088, and was used in very first IBM PC machines. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया है IAPX386, which is very advanced and powerful processor. 8088 is a 16-bit processor with its accumulator and all registers of 16 bits. 386 on the other hand is a 32-bit processor. However, it is downward compatible with IAPX88, meaning that all code written for 8088 is valid on the 386. The architecture of processor means the organization and functionalities of the register it contains and the instructions that are valid on the processor. ठीक है, तो ये हमारे पास IP आर्किटेक्चर के अबाउट था। मज़ीद हमने इसके बारे में आगे डिटेल्स पढ़नी है, लेकिन अब हम यहाँ पर हिस्ट्री में आते हैं। इस हिस्ट्री में से ना ज़्यादातर MCQs ही दिए गए हैं, मैंने यहाँ आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, ये तो मैंने हिस्ट्री आपके लिए हाईलाइट कर दी है, इसमें से MCQs वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसको एक बार पढ़ लेना है, समझने वाला इसमें से कुछ भी नहीं है, तो आप इसको जस्ट एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह पढ़ लें। मिलते हैं इससे अगले वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में होगा हमारे पास रजिस्टर आर्किटेक्चर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।